कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। खारे पानी से गेहूं की फसल में सिंचाई करते समय सावधानियां। सब्जियों, पशुओं एवं फल वृक्षों में माहवार प्रबंधन। शरतकालीन गन्ना और अंतर फसल फूल गोभी की फसल का प्रबंधन। गेहूं राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल है, जिसकी बुआई अलग अलग समय पर की गई है और ये फसलें बुआई के समय के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी हैं और भविष्य में इन फसलों से अच्छी उपज का आधार सिर्फ और सिर्फ इसमें की जाने वाली शस्य क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो कौन सी हैं ये क्रियाएं और इनका संपादन आपको कैसे करना है, ये बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। गेहूं की खेती राज्य में विभिन्न दशाओं में की जाती है, जिसमें सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व है और हमारे किसान भाई इन्हें करते भी हैं। परंतु राज्य में खारे पानी की समस्या आजकल बढ़ रही है। ऐसे पानी से सिंचाई करने पर फसल प्रभावित होती है। अतः इस समस्या से परेशान किसान भाइयों को गेहूं की सिंचाई, उर्वरक एवं खरपतवारों का प्रबंध अलग प्रकार से करना पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो खारे पानी की या जो पानी की गुणवत्ता खराब जहाँ पर है, वहाँ पर मुख्यतः जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें वैसे तो हमको सबसे अच्छी फसल रबी की मानी जाए तो जौ है, परंतु जौ के बाद दूसरे नंबर पर गेहूं की फसल आती है और किसान आमतौर पर वहाँ गेहूं की जो फसल उगाते हैं उसमें कुछ सावधानियां हैं। जैसे कि सिंचाई में आमतौर पर देखें कि इसमें थोड़ा सा जल्दी जो प्रथम सिंचाई है उसे नहीं करते हैं और लगभग 5 से 7 दिन जो सामान्य जो सिंचाई का समय उससे हटके करें, क्योंकि फसल की थोड़ा सा बढ़वार हो जाती है तो वो जो इसमें लवण होती हैं पानी में उनको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरी बात ये है सिंचाई में सामान्यतः देखें कि जब निरंतर खारे पानी से हम सिंचाई करते हैं किसी क्षेत्र में तो धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी भी लवणी होती जाती हैं, प्रभावित होती जाती हैं। तो उनमें सामान्यतः ध्यान रखें कि जिप्सम का प्रयोग करें, या तो खेत की तैयारी के समय जिप्सम डालें या पानी में भी आप जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं वहाँ पर जिप्सम के कट्टे उस हौद में डाल दें और धीरे धीरे घुल के वो पानी के साथ में खेत में जाता रहेगा, तो उससे भी आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था है
उसमें पर्याप्त ढाल है, कहीं भी अंडुलेटेड जिसे कहते हैं कि कहीं ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, समतल खेत हो तो उसमें पानी की सिंचाई जो है उसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, जिससे कि जो उसमें लवण है वो ज़मीन में नीचे जाते रहेंगे, इसलिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, या इस तरह से कहा जाए कि बार बार सिंचाई करना आवश्यक है। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की, इसमें कि इस तरह की मृदाओं की उत्पादन क्षमता कम होती है, तो जिसमें कि उर्वरकों के द्वारा इसको अच्छा उत्पादन लिया जाए। विभिन्न पोषक तत्वों में हम देखते हैं कि सामान्यतः फास्फोरस पोटास वाले उर्वरक आपने बुवाई के समय उपयोग ही कर दिए होंगे। किस तरह से आप जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको खड़ी फसल में 3 बार में सिंचाई के पानी के बाद डालते रहेंगे तो निश्चित है कि फसल की आप अच्छा उत्पादन देगी और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खरपतवार प्रबंधन की बात आती है तो गेहूं में हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के सकरी पत्ती वाले जैसे कि फिलेरिस माइनर, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा आप कहते हैं, और जंगली जई की विशेष समस्या होती है, और चौड़ी पत्ती वालों में हिरनखुरी, भतुआ, सैंजी, जंगली पालक इनकी समस्या होती है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप देखें कि जो सकरी पत्ती वाले हैं उनके लिए या तो क्लोडिनोफॉप जो दवा आती है उसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 300 से 400 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, या सल्फा सल्फ्यूरान जो दवा आती है उसकी 33 ग्राम मात्रा या 13 ग्राम का एक पैकेट 1 एकड़ के हिसाब से आता है बाज़ार से, उसको लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोलेंगे, और वो 1 एकड़ का पैकेट 150 से 200 लीटर पानी में लगभग 1 एकड़ के लिए होता है। वो फसल जब पहला पानी लग जाएगा 27 से 28 दिन पर, उसके लगभग 35 से 40 दिन पर खेत की दशा चलने लायक होगी, उस समय आप ये खारे प्रभावित क्षेत्रों में इस दवा का छिड़काव कर देंगे तो जो खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जाड़े के इस मौसम में फलों की बागवानी, सब्जियों एवं पशुओं की विशेष देखरेख करने की जरूरत है, तभी आपको आने वाले समय में खेती बाड़ी से अच्छा लाभ होगा। अतः हमारे ऐसे किसान भाई जो खेती के बहुक्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस माह में कौन कौन से प्रबंधन करने हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ के त्रिपाठी। किसान भाइयों, जनवरी का महीना सब्जी उत्पादकों, फल बागवानी करने वाले किसानों एवं पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की खेती के बारे में। आलू, टमाटर तथा मिर्च में पछेती, झुलसा एवं माहू से बचाव हेतु किसान भाई मैंकोजेब 0.2% के घोल का छिड़काव करें। बीजों उत्पादन हेतु आलू के तने की कटाई कर दें। मटर में फूल आते समय हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। मटर में बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक की 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों की फसल में निराई, गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें एवं पहले से रोपे गए टमाटर में सिंचाई, निराई, गुड़ाई व स्टेकिंग जिसे सहारा देना कहते हैं का कार्य शुरू कर दें। जो किसान भाई लहसुन की फसल ले रहे हैं, लहसुन की फसल में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई, गुड़ाई करें। माह के दूसरे सप्ताह में प्याज की रोपाई कर दें। जायद में मिर्च तथा भिंडी की फसल के लिए खेत की तैयारी अभी से आरंभ कर दें। हमारे फल उत्पादक बागों की निराई, गुड़ाई एवं सफाई का कार्य करें। आम के नवरोपित एवं अमरूद, पपीता एवं लीची के बागों की सिंचाई करें। आम में भुनगा कीट से बचाव हेतु मोनोक्रोटोफास 0.04% का छिड़काव करें। आंवला के बाग में गुड़ाई करें एवं थाले बनाएं। 10 वर्ष या इससे ऊपर के पौधे में यह मात्रा बढ़कर 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फेट व 750 ग्राम पोटास प्रति पौधे की दर से डालना चाहिए। उक्त मात्रा से पूरा फास्फोरस, आधी नाइट्रोजन व आधी पोटास की मात्रा का प्रयोग जनवरी माह में करें। जो किसान भाई पॉपुलर लगाना चाहते हैं वो पॉपुलर की रोपाई 5 गुणे 4 मीटर की दूरी पर करें। जो किसान भाई गुलाब की खेती कर रहे हैं, गुलाब में समय समय पर सिंचाई एवं निराई, गुड़ाई करें तथा आवश्यकता अनुसार बडिंग व इसे जमीन में लगाने का कार्य करें। मेंथा के शकर्स की रोपाई कर दें। 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 से 5 कुंटल शकर्स की आवश्यकता होती है। HY 77, कोशी व गोमती मेंथा की उपयुक्त प्रजातियां हैं।
ध्यान रखें, मेंथा की रोपाई 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में करें। आइए बात करते हैं पशुपालन की। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें टाट बोरे से ढकें। पशुशाला में जलती आग न छोड़ें। पशुशाला में बिछाली को सूखा रखें। पशुओं को भोजन में दाने की मात्रा बढ़ा दें। गन्ने के अगोले के साथ बरसीन का चारा मिलाकर पशुओं को खिलाएं। पशुओं में लीवर फ्लू के नियंत्रण हेतु कृमिनाशक दवा जरूर पिलवाएं। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। पशुओं के बच्चों को जूं से बचने के लिए दवा लगाएं। हमारे मुर्गी पालक अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर फीड दें। सीप का चूरा दें। ब्रायलर के लिए 1 दिन के चूजे पालें। चूजों में पर्याप्त रोशनी व गर्मी बनाए रखें। किसान भाई, हमारी इन बातों को अमल में लाकर अपनी बाग से, अपनी सब्जी की फसलों से और पशुपालन व्यवसाय से एवं मुर्गी व्यवसाय से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारियां हजार, स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, रानी जैसी गाड़ी, चादर की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत? सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा, तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए NTPC के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए NTPC के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य में शरतकालीन गन्ने के साथ अंतर्वर्तीय खेती का प्रचलन काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ अंतर्वर्ती खेती कर लेना फायदे का सौदा नहीं, बल्कि इसमें दोनों फसलों की मांग के अनुसार प्रबंधन करना भी उतना ही आवश्यक है। नहीं तो एक भी फसल की वृद्धि रुकी तो आप अच्छा लाभ कतई नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज आपसे चर्चा करते हैं गन्ना और फूल गोभी की अंतर्वर्ती खेती की, जिस पर अपने अनुभव बता रहे हैं सहारनपुर के प्रगतिशील किसान रघुवंश राणा। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल मुख्य क्रॉप है। मैं 60 से 70 बीघे के पर गन्ने का पैदावार लेता हूँ, लेकिन लागत ज़्यादा देने पर भी हम 60 से 70 कुंटल से ऊपर गन्ना नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रति बीघा गन्ना नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी के लिए हमने एक ट्रायल किया शरदकालीन गन्ने के साथ सह फसली का। तो किसान भाइयों, जैसे हम पहले गन्ने की पैदावार लेते थे वो किस प्रकार लेते थे? हम गन्ने की मतलब लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच रखते थे और 3 या 4 आंख तक का गन्ने का टुकड़ा काट कर डाल देते, खाद पानी दवा सब देते, लेकिन फिर भी हमारी पैदावार 40 कुंटल से पर बीघा से ऊपर नहीं बढ़ती थी। लेकिन हमने जो ट्रायल किया, हमने शरदकालीन गन्ना जो कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में बोया जाता है। जिस खेत में हम खड़े हैं इसमें पहले धान था। सितंबर के महीने में हमारी धान की फसल कट गई और उसके साथ साथ हमने खेत की जुताई की और उसमें 25 से 30 कुंटल प्रति कच्चा बीघा कंपोस्ट खाद डाला। और उसी के साथ साथ हमने इसकी नर्सरी, गोभी की जो नर्सरी थी वो दूसरे खेत पर तैयार की। कंपोस्ट खाद डालने के बाद हमने खेत की 3-4 बार जुताई की और उसको बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा कर दिया इसकी। और उसके बाद हमने 15-20 अक्टूबर तक गन्ने के बीज की तैयारी की। उसके बाद हमने इसमें गन्ने के बुआई के लिए लाइन बनाई और उसमें हमने 70 से 80 किलो 12-32-16 प्रति एकड़
NPK और 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 12 किलो प्रति एकड़ कार्बोफोरॉन का प्रयोग किया। ये सब डालने के बाद में हमने फिर गन्ने का बीज बोया। वो इस प्रकार बोया कि हमने 4 फुट पर गन्ने की दूरी रखी, गन्ने से गन्ने की दूरी रखी, लाइन से लाइन की दूरी रखी और 2 से ज़्यादा मैक्सिमम 3 आँख का ही टुकड़ा हमने उसमें डाला। 2-2 आँख के टुकड़े हमने उसमें डाले और उसके बाद हमने फावड़ों से या हल से इस पर हल्की हल्की मट्टी कराई। तो इस समय मेरा गन्ने की बुआई करते समय बीज लगा 35 से 37 कुंटल पर एकड़। बुआई के बाद हमने इसमें इसकी सिंचाई की तुरंत, और उधर दूसरी साइड में हमारी गोभी की जो पोती वो तैयार होगी। उसके 5-10 दिन बाद हमने इसमें गोभी के पेड़ लगवा दिए। ये जो 4 फुट की जगह बीच में थी, मतलब कुंड से कुंड की दूरी के जो बीच में जगह रही थी प्लेन, उस पर हमने दोनों साइड में एक पेड़ इधर दोनों साइड गोभी का पेड़ लगाया। गोभी लगाने के बाद हमने 15-20 दिन बाद इसकी खुरपे से निराई कराई। दूसरी निराई हमने इसकी 30 से 35 दिन के बीच की और हमने इसमें 50 किलो 12-32-16 पर एकड़ डाला और 6 किलो पर एकड़ इसमें जिंक का प्रयोग किया। उसके बाद हमने इसमें हल्की सी सिंचाई की। मिलाकर हम इसमें दो इसकी गुड़ाई कर सके, पहली 15 दिन बाद और दूसरी 35 से 40 दिन बाद। इस समय हमें इस बात का पर विशेष ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा न भरे, तो कम मात्रा में ही प्रयोग किया जाए। तो अब जैसे कि मेरी फसल 3.25 महीने की होगी और जो फूल गोभी की फसल है इसमें फूल बनने तैयार हो गया। हम 10 या 15 दिन के अंदर इसकी कटाई होकर के इसे बाजार में बिक्री के लिए ले जाना शुरू कर दिया जाएगा। का बाहर निकल चुका है। जो इसके कटने के बाद हम इसकी एक बार निराई और करेंगे और फिर फरवरी में जैसे ही थोड़े मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। जब मेरा इतना काम करने के बावजूद मैं संभावना करता हूँ कि जो फूल गोभी की फसल है मेरी 100 से 125 कुंटल पर एकड़ निकलने की संभावना है। जो मेरे गन्ने की फसल है वो इसमें गन्ना मोटा हुआ, एक तो गन्ना उचित दूरी पर बोया है और गन्ना का जो वैरायटी थी वो भी मोटा था, तो इस वजह से गन्ना अधिक वजन देगा और 500 कुंटल पर एकड़ निकलने की संभावना करता हूँ। जो लागत मेरी गन्ने बुआई में आई है और जो पूरे गन्ने की फसल तक आएगी वो मुझे मेरी फूल गोभी की फसल जो खड़ी है इससे मिल जाएगी और गन्ने की जो फसल है मुझे फ्री में प्राप्त होगी। पशुओं का गोबर फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जैविक खाद है, लेकिन हम डेयरी फार्म की तरफ नजर डालें तो वहां रोज पशुओं के गोबर को पानी से धोकर नाले में बहा दिया जाता है। कुछ किसान गोबर को जमा भी करते हैं तो धूप एवं बारिश में छोड़ देते हैं, जिससे उसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में कमी हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, आप इस तरह होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप गोबर गैस का उत्पादन कर लाभान्वित हो सकते हैं। गोबर गैस संयंत्र से रसोई गैस तो प्राप्त होती ही है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थ को खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो गोबर गैस स्थापना व अनुदान आदि पर जानकारी दे रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कोठारी। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहां संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है।
संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी, इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुटली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं उसकी लागत 15 से 18,000 के बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपये की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 150-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है, जो भी इसका काम लेता है उसको फेफड़े खराब होते हैं और रसोई काली हो जाती है। इन सब चीज़ों में जलाने में असुविधा भी रहती है, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आँखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान बायोगैस संयंत्र लगाना चाहता है और उसके लिए अनुदान लेना चाहता है या किसी भी तकनीकी जानकारी लेना चाहता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग में आकर इस प्रकार की अनुदान राशि का फायदा ले सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है हैदरगढ़ बाराबंकी से रामपाल वर्मा ने। आप मेंथा की नर्सरी डालना चाहते हैं और इसकी नर्सरी में बुआई की वैज्ञानिक तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे इसकी नर्सरी की तैयारी पर, जिसके लिए सकर्स द्वारा पौधशाला में बुआई का कार्य इस समय अर्थात जनवरी के द्वितीय पखवाड़े से मार्च के प्रथम सप्ताह तक किया जाता है। तो सर्वप्रथम बात आती है उन्नतशील किस्मों की। मेंथा की उन्नतशील किस्मों के अंतर्गत शिवालिक, कालका, हिमालय, कोसी, कौशल, सक्षम इत्यादि प्रजातियां हैं जिनका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं। यदि किसान भाई मेंथा की खेती पहले से करते आ रहे हैं तो अगस्त माह में पूर्ण परिपक्व पौधों द्वारा बोई गई पौधशाला से इस समय सकर्स प्राप्त कर सकते हैं। किस्मों के चयन के बाद अब जो महत्वपूर्ण क्रिया आती है वह है नर्सरी बेड की तैयारी। भूमि चयन के बाद कल्टीवेटर से 3 से 4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं।
तथा अपनी सुविधा अनुसार क्यारियां तैयार कर लेते हैं। प्रति क्यारी 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डालकर फावड़े से अच्छी प्रकार मिला लेते हैं। तत्पश्चात इन क्यारियों में सिंचाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अब आपकी क्यारियां तैयार हो गयी और इन तैयार क्यारियों में शकर्स की बुआई कैसे करें, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रति एकड़ रोपाई हेतु नर्सरी में बुआई के लिए 30 से 35 किलोग्राम शकर्स की आवश्यकता पड़ती है और इन शकर्स को 3 से 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लें। इसके पश्चात जड़ों का शोधन अति आवश्यक है, जिसके लिए कार्बेंडाजिम नामक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लेते हैं और इन टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक इस घोल में डुबोने के बाद सिंचाई की गई क्यारी में टुकड़ों को इस प्रकार से छिटकते हैं कि एक स्थान पर एक से अधिक शकर्स इकट्ठा न गिरे। उसके बाद झाड़ू से थपथपा देते हैं ताकि टुकड़े मिट्टी से अच्छी तरह चिपक जाएं। टुकड़ों को छिटकने के पश्चात गोबर की सड़ी कार्बनिक खाद या वर्मी कंपोस्ट की एक परत बिछा देते हैं। उसके पश्चात पुआल या अन्य घास फूस से क्यारी को ढक दें। इस प्रकार तापमान अनुकूल मिलने पर 7 से 10 दिनों में जमाव हो जाता है। जमाव के पश्चात पुआल को हटा दें तथा कम नमी की दशा में हल्की सिंचाई करें और आगे आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। पौधों में जब 4 से 5 पत्तियां निकल जाएं, तब उनकी उचित बढ़वार के लिए 2% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आपके द्वारा डाली गई यह नर्सरी पौध लगभग 30 से लेकर 45 दिन में रोपण योग्य तैयार हो जाती है। इसके उपरांत आप अच्छी तरह तैयार किए गए खेतों में इन पौधों को उखाड़कर इनकी रोपाई कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर।